पार्ट में हम जाते हैं जहाँ हमने कुछ क्लोजिंग एंट्रीज पास करनी है, कंप्लीशन एंट्रीज पास करनी है। ये कह रहा है भैया 7वां पॉइंट हो गया था। 8वां पॉइंट हमारे पास है कि जॉब ए और बी ये ऐसी जॉब है जो शुरू से चलती आ रही है। ये ओपनिंग में भी मौजूद थी, ये कोई ड्यूरिंग द पीरियड नहीं आई, ये ओपनिंग में भी मौजूद थी। 478 और 418 इन पे लास्ट ईयर ब्रॉड फॉरवर्ड खर्चा लास्ट ईयर लग चुका है, हमने इसको ब्रॉड फॉरवर्ड किए थे। अब एक काम करते हैं, सारी जॉब्स की टोटल कॉस्टिंग करते हैं जी जॉब्स की। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ जनाब मेरे पास बैलेंसेस ऑफ ईच जॉब। सर मेरे पास जॉब्स हैं कौन कौन सी? सर ए है, सर बी है, सर सी है, सर मेरे पास डी है। ठीक है जी। सर मेरे पास इनमें ओपनिंग बैलेंस जो लास्ट ईयर का ब्रॉड फॉरवर्ड कॉस्ट है वो ए और बी का। सर लास्ट ईयर ये दो जॉब्स लास्ट ईयर से चलती आ रही है, साल नहीं शुरू हुई है। 478 और 418 में लास्ट ईयर खर्चा लग चुका है। 478 और 4,18,000 इन पे लास्ट ईयर खर्च हो चुके हैं। अच्छा इसका मतलब है सी और डी ड्यूरिंग द पीरियड शुरू हुई। ठीक है। अब बता इस साल इन पे मजीद कोई रॉ मटेरियल लगा है? हाँ सर बिल्कुल लगा है। पहली एंट्री, दूसरी एंट्री में 210 250 210 250 150 210 इस पे लगा, 210 के बाद सर 2.5 लाख इस पे लगा, 150 इस पे लगा और 1,55,000 रुपए का मटेरियल डी में लगा। अच्छा फिर ट्रांसफर भी हुआ, याद आ रहा है? ए और सी, ए और बी को शायद मटेरियल मिला था सी और डी से, ऐसा चेक करते हैं भैया। ये कह रहा है भैया जॉब एंट्रीज सी और डी को मटेरियल मिला है, सी को बी से मिला है और डी को ए से मिला है। ठीक है जी। सी को बी से मिला है सर, सी को मिला है बी से और डी को मिला है ए से। ये मटेरियल हो गया ट्रांसफर। फिर लेबर भी लगा सर इस पे, डायरेक्ट लेबर। भैया बताएं डायरेक्ट एंट्रीज में 224 156 224 156। फिर भी आ रहे भाई डायरेक्ट लेबर की एंट्री। फिर 141,976,050 141,976,050 डन। ये हो गया जी लेबर। फिर अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स अभी डाला भाई ऊपर, अभी 38,286 38,286 किधर गया सर? फिर 283,800 257,400 283,800 257,400 डन। अब बताएं सर मेरे पास ये और ये टोटल खर्चा आज तक इन चारों जॉब्स पे कितना हो चुका है? तो सर अगर मैं इसको टोटल करूं तो ये मेरे पास आता है जनाब 478 प्लस 210 माइनस 20 प्लस 224 प्लस 308। ये आता है मेरे पास सर 12 लाख। सर ये आता है मेरे पास 418 प्लस 250 माइनस 10 प्लस 156 प्लस 286। ये आता है मेरे पास 11 लाख। सर तीसरा मेरे पास आता है 150 प्लस 10 141.9 प्लस 283.8। ये आता है मेरे बच्चों 5,85,700। इसी तरह सर मेरे पास जॉब डी पे 155 प्लस 20 प्लस 76.050 प्लस 257.4 ऐसा ये मेरे पास आता है बेटा 508.450 508,450। भैया ये हो चुका है अब तक इस जॉब पे सारे खर्चे। अब बता इसमें से कितनी जॉब्स कंप्लीट हो चुकी है कि हम उसको WIP से निकालें, फिनिश गुड्स में फेंक दें। कितनी जॉब्स ऐसी जो कंप्लीट हो चुकी है? वो कह रहा है भैया जॉब ए बी और सी ये तीनों कंप्लीट हो गई। तो काम करते हैं हम एंट्री पास करते हैं। फिनिश गुड्स जॉब ए डेबिट, फिनिश गुड्स जॉब बी डेबिट, फिनिश गुड्स जॉब सी डेबिट। भाई आप पेपर में पूरा फिनिश गुड्स लिखना, ठीक है? 12 लाख 11 लाख 5,85,700। क्रेडिट क्या करूं सर? क्रेडिट क्या करूं? WIP जॉब ए खत्म, WIP जॉब डी खत्म, सर WIP जॉब सी भी खत्म। कितना जी? कितना मेरे बच्चों? 12 लाख। कितना मेरे बच्चों? 11 लाख। कितना मेरे बच्चों? 5,85,700। भाई ये जो जॉब डी कंप्लीट नहीं हुई इसका क्या होगा? सर ये अगले साल ओपनिंग ब्रॉड फॉरवर्ड में आ जाएगी WIP। जैसे इस साल ए और बी आए ऐसे अगले साल सर जॉब डी जारी होगी। ठीक है। तो सर हमारे पास ये तो आ गया भैया सारे एक एक करके हिसाब किताब खत्म। अब मेरे पास फिनिश गुड्स में चले गए। आपको फिनिश गुड्स बेचा तुमने? हाँ सर हमने बेचा है। एग्जामिनर कह रहा है जी ए एंड बी हमने डिलीवर कर दिए 25% ऑन सेल्स पे, 25% ऑन सेल्स पे। ए और बी हमने डिलीवर कर दिए 25% ऑन सेल्स के ऊपर। इसका मतलब है जॉब ए और बी हमने बेच दिए। सर मैं इसकी अब सेलिंग प्राइस है वो मालूम करने जा रहा हूँ सर जॉब ए और बी की। ठीक है। जॉब ए और बी हमने बेचा है सर 25% ऑन प्रॉफिट पे। ठीक है। देखिए हमें एक बात ना बचपन से सिखाई जाती है कि प्राइस बराबर है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट बाजू का परसेंटेज ऑफ कॉस्ट होता है, बाजू का परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है। ठीक है जी। तो अगर मैं आपसे कहूँ सर जॉब ए मिसाल के तौर पे, तो जॉब ए की प्राइस क्या होनी चाहिए सर? जॉब ए की प्राइस मुझे नहीं पता क्या है। जॉब ए की कॉस्ट मुझे पता है जी 12 लाख रुपए और इसमें मैं अगर 25% ऑफ प्राइस प्रॉफिट डाल दूं तो मेरे पास सर ये प्राइस आ जाएगी सर। अब बताएं अगर मैं प्राइस ये दोनों चाहिए, दोनों तरफ प्राइस है। ठीक है। तो अब बताएं सर अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो 12 लाख
डिवाइडेड बाय 75% मेरे पास आ जाएगी जनाब प्राइस ऑफ दिस जॉब। कितनी जी? ये आ जाएगी जी 16 लाख। ये आ गई इसकी सेल्स प्राइस 16 लाख रुपए। ये तो जॉब ए की प्राइस आ गई ना। इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों जॉब बी की भी प्राइस है। जॉब बी की भी सर प्राइस क्या? प्राइस इक्वल्स टू 11 लाख प्लस 25% ऑफ प्राइस इज प्रॉफिट। तो अगर मैं सर इसको भी ऐसे कर दूं 11 लाख डिवाइडेड बाय 75%, तो ये मेरे पास प्राइस आ जाएगी या थी 14,66,667। ऐसा। अब बताइए दोनों जॉब से बेच चुका हूं तो मैंने इसकी एंट्री क्या पास की होगी? इसकी एंट्री मैंने पास की होगी अकाउंट रिसीवेबल डेबिट दोनों जॉब से। ठीक है जी, मैं मिला के एंट्री पास कर रहा हूं 14,66,666 समथिंग और 16 लाख। ये बनते मेरे पास बच्चों 30,666 7 सेल्स क्रेडिट मेरे पास सर कितने की? 30,66667। ये मेरे पास जॉब ए और बी दोनों की सेल है। फिर सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स ऑफ ए एंड फिनिश गुड्स ऑफ बी क्रेडिट सर मेरे पास कितने का? सर मेरे पास फिनिश गुड्स ए 12 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है और फिनिश गुड्स बी मेरे पास सर 11 लाख रुपए से क्रेडिट हो रहा है और मेरे पास सर इन दोनों का टोटल जनाब कोई 23 लाख रुपए से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में डेबिट हो रहा है। सर इसी तरह मैंने सारे का सारा हिसाब किताब कंप्लीट कर लिया ऐसा, और मैंने जनरल एंट्रीज बना ली जो उसने मांगी थी। जनरल एंट्रीज मैंने बना ली जो उसने मांगी थी। प्रिपेयर जनरल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शंस। अब एक नीचे और रिक्वायरमेंट आ रही कंट्रोल एंट्रीज, ये हम भी देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ ऑल जॉब्स। बिला प्रॉफिट एंड लॉस बनाना बहुत आसान है सर इसके अंदर। देखिए अगर मैं आपसे कहूं जनाब मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस में सेल आ रहा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट की बात है सर मेरे पास यहाँ पे सेल्स दोनों जॉब्स की मिला के सर कोई 30,666,7 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 23 लाख। सर इससे मेरे पास आ जाएगा मेरे ग्रॉस प्रॉफिट कितना जी? 766,667 और इसके अलावा मेरे पास सर अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स भी है। वो कोई 86,350 रुपीस की अमाउंट थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग यस सर आई एम एब्सोल्युटली राइट। 86,350 मेरे पास अमाउंट आ रही है। अभी बच्चे के ध्यान में चल रही है कंट्रोल एंट्रीज के ऊपर लिखा हुआ है। बता सबर कर प्यारा बच्चा माइनस 86,350 यार है मेरे बच्चों मेरे पास 680,317 ये है मेरे पास सर मेरा नेट प्रॉफिट 317। ऐसे सर दिस इज व्हाट आई अर्न एज अ नेट बॉटम फिगर नेट प्रॉफिट। ऐसा पक्का ये देख लो मेरे प्यारे बच्चों मैंने इस पूरे सवाल को सॉल्व कर दिया है कंट्रोल एंट्रीज को छोड़ के। जो सेकंड रिक्वायरमेंट है बाकी मैंने पहली रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, सवाल की तीसरी पूरी कर दी। आपके तमाम पास पेपर्स में इससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्रिहेंसिव सवाल नहीं है जो आपने बनाया है कर लो। इसके बाद पास पेपर के 3 सवाल लिखोगे तो अंदाजा हो जाएगा पेपर में उसने पूछा क्या है। पक्का नहीं डन अंडरस्टैंड जी? क्लियर हो गया सवाल? हम बढ़ते कंट्रोल एंट्रीज की तरफ। यहां ये सवाल क्लोज कर रहे हैं और कंट्रोल एंट्रीज का दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है चलिए हम देखने जा रहे हैं एक छोटा सा एरिया और कंट्रोल एंट्रीज का इसी सवाल के अंदर। कंट्रोल एंट्रीज का मतलब क्या है? आपने भी देखा कि इंडिविजुअल जॉब्स के अकाउंट्स आपके पास खुले हुए थे, डब्ल्यूआईपी ए भी था, बी भी था, सी भी था, डी भी था। लेकिन बात सर कुछ कंपनी ऐसे करती है कि जो इंडिविजुअल अकाउंट्स होते हैं इनको अलग मेंटेन करती है, उनको सिस्टम का पार्ट नहीं बनाती। ठीक है उनके बुक्स में डब्ल्यूआईपी का एक ही अकाउंट आ रहा था, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं आ रहा। उनके बुक्स में एफओएच का एक ही अकाउंट आ रहा था, मल्टीपल अकाउंट्स नहीं आ रहा। ठीक है वो करती है कि जो जॉब्स पे मटेरियल लग रहा है उसको अलग रिकॉर्ड करेंगे किसी मेमोरेंडम रिकॉर्ड, लेकिन जनरल एंट्रीज बनाते हुए एक ही डब्ल्यूआईपी का हेड इस्तेमाल करेंगे बस। उनके पास मल्टीपल डब्ल्यूआईपी के अकाउंट्स नहीं खुले हुए होंगे। ठीक है जैसे मिसाल के तौर पर आपको बचपन में सीखा था कि बहुत सारी कंपनी सब्सिडी लेजर्स बनाती है। मिस्टर ए से कितने रिसीव करने, बी से कितने रिसीव करने, सी से कितने रिसीव करने, डी से कितने रिसीव करने, और यही उनके ट्रायल बैलेंस में आ रहा है कि इतने सारे जो डेटर्स इनसे पैसे लेते हैं। बहुत सारी कंपनीज करती है कि डेटर्स के इंडिविजुअल अकाउंट सिस्टम का पार्ट नहीं बनाती, उनको अलग मेमोरेंडम रिकॉर्ड में रिकॉर्ड करती है और रिसीवेबल का एक ही अकाउंट बनाती है। इसी तरह अगर कोई कंपनी अपने इंडिविजुअल जॉब के अकाउंट्स को सिस्टम में ना डाले यानी उसकी जनरल एंट्रीज पास ना करे बल्कि अलग से किसी कागज पर उसको रिकॉर्ड करे और उसकी जगह डब्ल्यूआईपी का एक ही अकाउंट यूज करे तो हम कहेंगे जनाब ये कंपनी कंट्रोल बेस्ड एंट्रीज पास करती है। और वो क्या होंगी? आए जरा ऐसी सवाल की कंट्रोल एंट्रीज हम देखते हैं प्यारे भाई। पहली एंट्री क्या थी सर? हमने रॉ मटेरियल परचेज किया, कितने का जी? पहली एंट्री से देखना शुरू करें 7,90,000। तो मैंने अपने पास एक एंट्री पास करनी है उसी तरह जिस तरह कोई डिफरेंस नहीं है सर। रॉ मटेरियल डेबिट सॉरी रॉ मटेरियल डेबिट जी 7,90,000 और क्रेडिटर्स क्रेडिट कितने जी? 7,90,000 पक्का। फिर जी हमने बहुत सारी जॉब्स को ड्यूरिंग द मंथ सर मटेरियल इशू किया। ठीक है जी ये रहा सर मटेरियल इशू किया हमने, जॉब ए बी सी डी सबको मटेरियल इशू किया। लेकिन ये जब इशू हुआ होगा हमने एंट्री नहीं पास की होगी। हमने इंडिविजुअल जॉब्स के जो है वो हमने मेमोरेंडम रिकॉर्ड्स बनाए होंगे, कॉपीज बनाई होंगी, अलग अलग फाइल्स बनाई होंगी, उसमें डाल दिया होगा। लेकिन इन सबका टोटल 7,65,000 रुपए से एक एंट्री हमने पास की होगी सर। वो क्या एंट्री पास की होगी? डब्ल्यूआईपी कंट्रोल अकाउंट डेबिट कितने से जी? 7,65,000 से और मेरे पास सर रॉ
मटेरियल ग्रेड हो गया होगा 7 लाख 65,000 रुपए से डन। अब देखिए WIP का एक ही अकाउंट खुला, यानी साहब ये कह रहे हैं कि सर ऊपर जहाँ अलग अलग WIP आ रहा है एक साथ क्लब कर दें तो कंट्रोल एंट्रीज हो जाएंगी। हाँ बिल्कुल, ये कंट्रोल एंट्रीज हो जाएंगी। अब बताना जी, क्या इस बंदे ने हर डिपार्टमेंट को भी मटेरियल इशू किया? हाँ सर, हमने तीसरी एंट्री में ये देखा कि हमने 2 डिपार्टमेंट्स को 2,20,000 का मटेरियल इशू किया, दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड किया, लेकिन उसको मैं मिला के अगर एक जगह रिकॉर्ड करूं तो मैं कहूंगा जी FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट 220 ना। और सर मेरे पास रॉ मटेरियल क्रेडिट की तस्वीर 2,20,000 रुपए से डन हो गया। सर मेरे पास ये एंट्री सारी पास हो गई। अब चूंकि हम इंडिविजुअल रिकॉर्ड मेंटेन ही लेजर में नहीं करते तो ये जो इंटरनल ट्रांसफर नाम की कोई चीज है ये हम रिकॉर्ड ही नहीं करेंगे। कंट्रोल एंट्री WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट नहीं होगा ना। अच्छा ठीक है, इसका मतलब भाई मटेरियल खरीदा रॉ मटेरियल डेबिट क्रेडिट क्रेडिट, सारा WIP मिला के WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट रॉ मटेरियल क्रेडिट, सारा FOH मिला के FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट और रॉ मटेरियल क्रेडिट डन हो गया। लेबर की एंट्री पहली वाली एंट्री तो यही बनेगी एज इट इज। सर लेबर कॉस्ट डेबिट ठीक है जी, मैं ये वाली एंट्री एज इट इज यहां से कॉपी कर देता हूं, सर नीचे ले जाता हूं। इन दोनों एंट्रीज में कोई फर्क नहीं है। कंट्रोल जहां कंट्रोल एंट्रीज पास हो रही होंगी वहां पर भी लेबर की ऐसे ही एंट्री बनेगी। यही एंट्री पास होगी सर। फिर इसके बाद एक और एंट्री पास होगी सर। हम अलग अलग WIP को डेबिट नहीं करेंगे, हम करेंगे ये प्यारे भाई इन सबको ऐड अप करेंगे, इन सबको ऐड अप करेंगे, इन सबको ऐड अप करेंगे एक साथ और ये आ जाएगा मेरे पास 5,97,950 5,97,950 में एंट्री पास करूंगा मेरे प्यारे बच्चों WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट। और मेरे पास सर लेबर कॉस्ट क्रेडिट या लेबर एक्सपेंस या लेबर कॉस्ट अकाउंट क्रेडिट कितने से भैया? अभी मैंने देखा था ऊपर, लेकिन 597,950 डन है जी। सर ये मैंने कंट्रोल एंट्री पास कर दी लेबर की। सर अब इसी तरह सर FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट और लेबर कॉस्ट क्रेडिट ऐसा कितने बाबू? 146,550। ये मैंने एंट्रीज पास कर ली सर, कहानी खत्म। सर मेरे पास लेबर भी डन हो गया। अब ओवरहेड्स सर, मजीद वाले ओवरहेड्स कुछ FOH में डलते जा रहे ना। अब मैंने अपने पास एंट्री पास की होगी डेप्रिसिएशन और रेंट एक्सपेंस की, डेप्रिसिएशन और इंश्योरेंस की एंट्री एक साथ एंट्री पास की होगी सर। 485 का डेप्रिसिएशन, 370 का इंश्योरेंस, 485 की डेप्रिसिएशन और 370 का इंश्योरेंस। तो मैंने एंट्री पास की होगी FOH कंट्रोल अकाउंट डेबिट ठीक है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट और मेरे पास सर प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट 370 और 485 ही था ना। 370 और 485 मिला के कितने होते भैया? ये हो जाता है जी 855,000 पक्का। अब अगर मैं आपसे पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरे पास टोटल जो FOH कंट्रोल अकाउंट में पैसा जमा हुआ है वो जमा हुआ है सर कितना? सर 2,20,000 का मटेरियल, ये मैं यहां लिख रहा हूं सर मेरे पास 1,46,550 का लेबर और मेरे पास 8,55,000 रुपए का अदर ओवरहेड्स। ये तीनों को अगर मैं ऐड अप करूं, इन तीनों को ऐड अप करूं 1, 2 और 3, तो सर ये मेरे पास बनते हैं 220 ये बनते हैं जी 12,21,550। ऐसा जी 12,21,550। तो अब हमने देखना है जी अप्लाइड कितना है जी? अप्लाइड का हिसाब किताब भी निकालना है जी। अप्लाइड के लिए आपको एग्जामिनर ने दिया हुआ OAR 220 रुपए का। प्यारे बच्चों सारी जॉब्स के टोटल आवर्स ऐड कर लो, ठीक है जी। एक्चुअल
लेबर आवर्स, सारी जॉब्स, सारी जॉब्स के टोटल आवर्स ऐड कर लो, सारी जॉब्स। ये जी 1400, 1300, 1290 और 1170, ठीक है जी। ये मेरे पास जी एक ऐड करने आते हैं 5160। तो बताए हमने कितने रुपए का ओवरहेड अप्लाई कर दिया होगा 5160 के हिसाब से। अप्लाइड एफओएच है मेरे पास सर 5160 मल्टीप्लाई बाय 220, यार है सर मेरे पास 1135,200। तो सर अगर मैं आपसे पूछूं मेरे पास एक्चुअल है 12,21,500 और मेरे पास सर अप्लाइड है 1135,200, तो सर मेरे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 86,550 86,350। ये डिफरेंस आ गया सर मेरे पास। ऐसा अब बताएं इसको मैं रिकॉर्ड कैसे करूं। मैं अपने पास एक एंट्री पास करूंगा WIP कंट्रोल अकाउंट डेबिट, सर मेरे पास जो अप्लाई हुआ है 1135,200 और मेरे पास सर PNL में जाएगा जनाब अंडर अप्लाइड ओवरहेड्स 86,350 और मेरे पास आएगा जी FOH कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट 1221500। डन हो गया। ये मेरे पास एक एंट्री पास हो गई WIP। ऐसा अब सीधी सी बात है सर WIP में से 2 जॉब्स कंप्लीट हो चुकी हैं जिनका मैंने अलग से रिकॉर्ड मेंटेन किया होगा मेमोरेंडम रिकॉर्ड में। उनका टोटल मेरे पास आ गया होगा कि जी वो जॉब जो कंप्लीट हुई हैं उनका टोटल है 23 लाख रुपए और सॉरी 23 लाख और 5,85,000 और तो 23 लाख 12 लाख 11 लाख और 5,85,700 ये वो जॉब्स हैं जो कंप्लीट हो चुकी हैं। तो में एक ही एंट्री में डाल दूंगा सर वो क्या जी कंप्लीशन ऑफ जॉब्स। एक एंट्री पास होगी जी फिनिश गुड्स डेबिट A, B और C मिला के, A, B और C मिला के सर कितना जी 288,5700 और मेरे पास सर WIP कंट्रोल अकाउंट क्रेडिट। फिर मैंने इसमें सर कुछ जॉब्स बेच दी होंगी, बेची है तो सर मैंने उसकी एंट्री पास की है वही ऊपर वाली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट गालिबन सर 30 ऐसा था कुछ, चेक कर लेना ऊपर सर। यार ये राइटिंग का क्यों पता नहीं बेड़ा गर्क हो रहा है आज। और सेल्स क्रेडिट ऊपर वाली एंट्री से ही पास कर रहा हूं मैं। 2 जॉब से भेज चुका हूं और दोनों जॉब्स की मैंने ऊपर सेल निकाल ली थी वो मैं कर दूंगा और एक और एंट्री पास करूंगा सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 2 जॉब्स A और B मिला के सर 23 लाख और मेरे पास सर फिनिश गुड्स A और B का जो फिनिश गुड्स का एक अकाउंट है मेरे पास सर 23 लाख रुपए से कम। अब कुछ फिनिश गुड्स की इन्वेंटरी बच गई मेरे पास, कुछ मेरे पास WIP की इन्वेंट्री बच गई, लेकिन अगर आप कंट्रोल एंट्रीज और ऊपर की एंट्रीज देखें सिर्फ एक चीज का फर्क है, बाद बाकी सारी चीजें सेम है। WIP मिला के एक बना दोगे कंट्रोल, बस एग्जामिनर का कंट्रोल एंट्रीज सब मिला के एक एंट्री बना देना, सब सारी जॉब्स को एक ट्रीट करना। और अगर एग्जामिनर कहे कि एंट्रीज पास करो तो हर एक जॉब को अलग अलग ट्रीट करना, हर एक जॉब का अलग अलग अकाउंट बनाना। कर लोगे मैनेज सर। इतना कॉम्प्रिहेंसिव सवाल हमने कंप्लीट कर लिया, तकरीबन 50-55 मिनट में इस पे लगे, लेकिन सारी की सारी चीजें एक जगह जमा हो गई हैं। ये एक सवाल कर लो पूरा जॉब ऑर्डर ज़हन में बैठ जाएगा। आए जरा सर कुछ पास पेपर सॉल्व कर दें इसके।